Dear students, today we are going to study chapter 9th of class 9, that is force laws and motion. ये वीडियो आपके लिए 2 लैंग्वेजेस में बनाया गया है ताकि आपको चैप्टर को समझने में कोई परेशानी ना हो। हम लोग पिछले चैप्टर 8 मोशन में पढ़ चुके हैं कि motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. Motion can be uniform or non-uniform. Please students, colored lines को ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा। इस चैप्टर में हम लोग फोर्स का रिलेशन मोशन के साथ स्टडी करेंगे। आप डायग्राम ए में देख रहे हैं कि एक बॉय जो है वो ट्रॉली को डायरेक्शन अलॉन्ग विद द इन द डायरेक्शन मूव कर रहा है। सेकेंडली, ड्रॉ को पुल किया जा रहा है। थर्ड में एक लड़की हॉकी स्टिक के साथ बॉल को फॉरवर्ड कर रही है। इन तीनों ही केसेस में देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, चाहे वो उसको खींच के मोशन को चेंज कर रहा है, चाहे को धक्का दे के चेंज कर रहा है, या किसी चीज़ के साथ उसकी मोशन को स्टेट को चेंज किया जा रहा है। हम एवरीडे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें स्टडी करते हैं दैट सम एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ को चलाने के लिए या किसी चीज़ को रोकने के लिए हमें उस पर एफर्ट लगाना पड़ता है, वो मस्कुलर एफर्ट भी हो सकता है। एंड पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है तीनों, ऑल आर वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन देम। उस एफर्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उस एफर्ट को हम लोग बोल रहे हैं फोर्स। जो भी एफर्ट हम लोग किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज करने में, उसके मोशन में लेके आने के लिए करते हैं या उसको रोकने के लिए करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। नीचे डायग्राम देखिए, हम लोग फोर्स जो है वो शेप भी चेंज कर सकती है और साइज भी चेंज कर सकती है। इन फर्स्ट स्प्रिंग की जो है वो लंबा हो रहा है। सेकंड डायग्राम में जो बॉल है वो सफेरिकल से एलिप्टिकल हो रही है। सो फोर्स के साथ हम लोग शेप एंड साइज दोनों को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है एक बॉक्स पड़ा है टेबल के ऊपर। एक तरफ से एक्स पर्सन उसको खींच रहा है, दूसरी तरफ से वाई पर्सन उसको खींच रहा है। अगर तो वो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो हम इस फोर्स को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। एक्स ने और वाई ने दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया, दैट्स वाई दिस फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। लेकिन अ सिचुएशन इन विच टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द बॉक्स। फॉर एग्जांपल, एक्स जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है वाई से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किधर वाली साइड मूव करेगा? जी हाँ, एक्स वाली साइड मूव करेगा। The two forces are not balanced and unbalanced forces acts in the direction the block moves. ब्लॉक उधर वाली साइड में जाएगा जिधर वाली साइड से ज़्यादा फोर्स लग रही है। नेक्स्ट डायग्राम नीचे बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। डायग्राम ए में दोनों, एक तो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है, फर्श उस स्पर्श अपनी फोर्स से रोकने की कोशिश कर रहा है, दोनों बच्चे बॉक्स को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल है तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। सेकंड में भी ध्यान से देखिए, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, बॉक्स मूव नहीं करेगा। थर्ड में बच्चों ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, उनकी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है, तो सी डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो बॉक्स है वो मूव करेगा। सो अब रेड कलर की लाइंस को ध्यान से पढ़िए। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग द बाइसाइकिल बिगिंस टू स्लो डाउन। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, पैडल मारना बंद कर दें तो साइकिल क्या हो जाएगा? स्लो, क्योंकि आपने फोर्स लगानी क्या कर दी? बंद। सो इफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। जब भी आप एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे, वो या तो उस चीज़ की स्पीड को चेंज करेगा या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज
करेगा। Thus to accelerate the motion of object an unbalanced force is required। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। सो हमारे पास अब आ गया जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गैलीलियो ने। उसने क्या देखा, आपको साइड में ग्रीन कलर के दो इंक्लाइंड प्लेन नज़र आ रहे हैं। बॉल अगर उस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आ रही है तो दूसरे वाले पे उतना ही ऊपर चढ़ जाएगी। सो ही ऑब्जर्व व्हेन अ मार्बल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इतनी इंक्रीज कर जाएगी कि वो दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे चढ़ जाएगी। लेकिन नेक्स्ट ध्यान से पढ़िए, मार्बल फॉल्स अंडर द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी एज इट रोल्स डाउन अटेन्स डेफिनेट वेलोसिटी बाय टाइम इट रीचेज द बॉटम। उसकी वेलोसिटी क्या कर जाएगी बेटा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी जब वो अब क्लाइंब करेगा। जब तो वो नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, जब वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो इस डायग्राम सी में ध्यान से देखिए, हमने डबल इंक्लाइंड, दो इंक्लाइंड प्लेन को इकट्ठा लगा दिया। सो एक तरफ से बॉल नीचे आ रही है, दूसरी तरफ से ऊपर जा रही है। अगर हम धीरे धीरे साइड से, आपको तीन लाइंस नज़र आ रही हैं, अगर हम धीरे धीरे इंक्लिनेशन को इधर वाली साइड से कम करते जाएंगे तो बॉल जो है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। सो इसके बेस पे न्यूटन ने लॉज बनाए फोर्स एंड मोशन के लिए, जिनको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या अगर चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे बाहर से, अगर तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट करता रहेगा, अगर यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। वो रेजिस्ट करते हैं मोशन को, स्टेट को चेंज करने के लिए। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं, इनर्शिया। ये एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी चेंज को रेजिस्ट करेगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हम लोग आगे करने वाले हैं। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जी हाँ, इसको हम क्या कहते हैं जी, लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ अब आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, एक कि जब आप बस में, कार में बैठे हो, कार चल रही है और अचानक से ब्रेक लगती है तो यह ध्यान दीजिए आप किधर वाली साइड में गिरते हैं, आप आगे वाली साइड जाते हैं। क्यों? बिकॉज कार जो है वो मूव कर रही है, कार की मूवमेंट के साथ हमारी बॉडी भी मूव कर रही है। तो हमारी जब कार रुकी, कार को ब्रेक्स ने रोका, लेकिन हमारी बॉडी तो अभी भी मोशन में है, वो उस चेंज को रेजिस्ट करेगी। तो ड्यू टू चेंज इन इनर्शिया हमारी बॉडी है जो वो आगे वाली साइड फॉरवर्डली मूव करेगी। सिमिलरली अगर आप, इसीलिए जो है सीट बेल्ट डालने जाते हैं। सिमिलरली अगर आप बस में खड़े हैं और बस एकदम से चलना शुरू करती है तो आप किधर वाली साइड जाते हैं जी, आप पीछे वाली साइड जाते हैं। दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ बस ब्रिंग्स द मोशन टू द बस। बस चलना शुरू की है, आपके फीट चलने शुरू हुए हैं जो फ्लोर के साथ इन टच हैं, लेकिन आपकी जो बाकी बॉडी है वो उस मोशन को अपोज करेगी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया। तो आपकी बॉडी जो है वो बैकवर्ड वाली साइड जाएगी। बेटा हम लोग इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं, आपको इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम वो क्वेश्चंस थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आजकल आप खेल रहे होगे, कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड के सेंटर में हमने बहुत सारे जो कैरम कॉइन्स हैं वो लगा दिए। अगर हम स्ट्राइकर के साथ बिल्कुल लास्ट वाली ये जो कॉइन है उस पर स्ट्राइक करते हैं तो बाकी के कॉइन्स वहीं पे रहते हैं, सिर्फ लास्ट वाली कॉइन मूव करती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि बॉडी जो है, हमने मोशन किसको दी है, लास्ट वाली कॉइन को। तो बाकी जो कॉइन है कैरम के वो रेजिस्ट करेंगे उस चेंज को ड्यू टू बेटा क्या, ड्यू टू
इनर्शिया। सो सबका आंसर एक ही जा रहा है, क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। एक ये एक्टिविटी आप घर पे करने की कोशिश कीजिए। एक कार्ड लीजिए गिलास पे, उसके ऊपर 5 रुपए का कॉइन रखिए। अब ज़ोर से कार्ड को स्ट्राइक कीजिए। आप क्या देखोगे? कार्ड आगे जाएगा, कॉइन ग्लास में फॉल करेगा। क्यों? हमने मोशन किसको दी? कार्ड को दी। तो मूव कौन करेगा? कार्ड करेगा। कॉइन क्या करेगा जी? उस मोशन को अपोज करेगा। अगर अपोज करेगा, क्यों अपोज करेगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया, और अपनी पोजीशन पे रह जाएगा और टम्बलर के अंदर गिर जाएगा। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल और हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले इनर्शिया एंड मास। बेटा इफ़ इट इज़ एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, ये भी पढ़ा है। इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। नाउ अब इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। आप मेरे को ये बताइए, बाईसाइकिल का मास ज़्यादा है या ट्रेन का मास ज़्यादा है? ट्रेन का मास ज़्यादा है। तो ट्रेन को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगी कि बस को, कार को, साइकिल को? जी हाँ, ट्रेन को। सो ट्रेन हैज़ मोर इनर्शिया। हेवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्जर इनर्शिया. Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of object is the measure of inertia. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए किसका इनर्शिया ज़्यादा, रबर बॉल का या स्टोन का? बिल्कुल स्टोन का। बाइसाइकिल का या ट्रेन का? ट्रेन का। 5 रुपी कॉइन का या 1 रुपी कॉइन का? 5 रुपी कॉइन भारी होता है तो 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब थर्ड क्वेश्चन भी इसी के बेस्ड है बेटा, ध्यान से देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपका कि वाई सम ऑफ लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम लीव इफ यू विगरसली शेक इट्स ब्रांच। हमने ब्रांच को शेक किया, मोशन किसको दिया जी? ब्रांच को। लीव बिकॉज ऑफ इनर्शिया रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, ब्रांच मूव कर जाएगी, बेचारा लीव क्या है जो नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली अगर आप सोचिए हम एक कारपेट है उसको डंडे के साथ पीटना शुरू कर दें तो सैंड डस्ट पार्टिकल्स जो हमें नीचे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? हमने डंडे के साथ किसको पीटा? कारपेट को। मोशन में कौन आई? कारपेट आई। सैंड पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया अपनी स्टेट में ही रहेंगे और नीचे गिर जाएंगे। नेक्स्ट आ गया बेटा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ते हैं हम लोग? द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट। कितनी फोर्स अप्लाई की, एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स, और हम इस फोर्स को कैसे मेजर करते हैं। द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन देयर मास एंड वेलोसिटी। पहले तो ये याद कीजिए कि इम्पैक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे क्या पड़ा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। m मतलब मास एंड v मीन्स वेलोसिटी। जितनी ग्रेटर द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ग्रेटर वेलोसिटी। अरे ज़्यादा फोर्स चाहिए वेलोसिटी ज़्यादा देने के लिए। अगर आप बॉल को जितनी ज़ोर से मारोगे वो ज़्यादा दूर तक जाएगी ना, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा फोर्स दिया तो उसने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव किया। तो इन दोनों को, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम, जिसको हम p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। रिमेंबर p इज इक्वल टू m इंटू v। ये एक क्या है? डिपेंड करती है डायरेक्शन पे और उसके मैग्नीट्यूड पे। मोमेंटम की यूनिट क्या है? किलोग्राम मास की, और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या बन गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम यही चीज़ को बेस्ड बना के, मोमेंटम को बेस्ड बना के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to applied unbalanced force in the direction of force। दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, कितनी फोर्स लगाई और कौन सी डायरेक्शन में लगाई। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑफन सी, हम डेली लाइफ में देखते हैं।
इमेजिन कीजिए आप बॉल को कैच कर रहे हो, कीजिए इमेजिन कैसे कैच करोगे। जब आप बॉल को कैच करोगे आपके हाथ थोड़े से पीछे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इफ़ अ बॉल, अगर आप सडनली स्टॉप करने की कोशिश करोगे वो तेज़ वेलोसिटी से आ रही है, अगर आप एकदम से ज़ीरो करोगे तो आपके जो हाथ पे चोट लग सकती है। तो क्या करते हैं, उसको मोमेंटम को, change in momentum of the ball will be larger, therefore a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder। इसीलिए वो क्या करता है, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को घटाने के लिए और अपनी फोर्स को घटाने के लिए अपने हाथ क्या कर लेता है, थोड़ा सा पीछे कर लेता है। ये देखिए ये बॉल को कैच कर रहा है, उसने अपने हाथ धीरे धीरे क्या किए, पीछे किए, ताकि आप फोर्स जो है वो एकदम से ज़ीरो ना हो जाए, मोमेंटम एकदम से ज़ीरो हो जाए। क्यों ज़ीरो क्यों हो जाएगा? क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो होगी। मोमेंटम इज़ मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो मोमेंटम अपने आप क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ट्राई कीजिए बेटा ये वाले न्यूमेरिकल्स आप, राइट ये अब बॉक्स में है, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से कीजिएगा। नेक्स्ट आ गया बेटा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग लॉ। जो फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन थे टेल्स अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द फोर्स। चेंज कैसे आ रहा है मोशन में और हम उस फोर्स को डिटर्मिन कैसे करते हैं ये सिखाया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantly exert a force back on the first। जब पहला ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट साथ के साथ इक्वल फोर्स लगाएगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोगों ने ध्यान में दिया होगा कि अगर बुलेट हम लोग गन से चलाते हैं तो बुलेट आगे जाता है और गन क्या है, थोड़ा सा पीछे जर्क मारती है, तभी हम शोल्डर पे आराम से उसको टिका के मारते हैं। सिमिलरली अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो बैट को, बॉल को हिट करने से पहले बैट को हल्का सा पीछे लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या करना है, द टू अपोजिंग फोर्स आर नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन। हर एक एक्शन पे एक इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। ये देखिए आपको साइड पे गन दिखाया हुआ है, गन में से एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या लग रही है, किस पे, बुलेट पे, और रिकॉइल फोर्स किस पे लग रही है, गन पे। जो एक्शन के साथ फोर्स लगती है उसको एक्सीलरेटिंग फोर्स कहते हैं, जो रिएक्शन में फोर्स लगती है उसको क्या कहते हैं, रिकॉइल फोर्स कहते हैं। So read with me. When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullets an equal and opposite force on the gun. This result in recoil of the gun. Similarly, imagine कीजिए एक सेलर है, बोट से जंप करता है, वो आगे जंप कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोट किधर वाली साइड जाएगी, जी हाँ बोट जाएगी बैकवर्ड साइड में। ये देखिए नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ये क्यों हुआ? ये हुआ बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सिमिलरली आप बहुत सारी और एग्जाम्पल्स इसकी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, एक टायर्स वाले फ्लैट कार्स पे खड़े हैं। जैसे ही एक बॉय दूसरे बच्चे को एक सैंड का बैग देता है, जितनी फोर्स से वो सैंड का बैग उसकी तरफ धकेलेगा उतनी फोर्स से बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन उसका कार्ट किस तरफ जाएगा, बैक वाली साइड जाएगा जी। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पीछे हमने क्या पढ़ा, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा टू बॉल्स हैं MA एंड MB, दोनों की अपनी एक इनिशियल वेलोसिटी है UA एंड UB। ये टकराने से पहले हैं, दोनों आपस में टकराए तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। FAB A B पे लगा रहा है, FBA FB जो है A पे लगा रहा है,
तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा जी, आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी जो चेंज हो जाएगी va और vb, हमने इसको नाम दे दिया। अब इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करने की जब आप कोशिश करोगे, यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि जो इनिशियल मोमेंटम है ma प्लस mb दो ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या है, सेम है, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उस पर ना लग रही हो, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दो एक्टिविटीज़ आपको क्लास में करवाई जाएंगी। इतने आप ये न्यूमेरिकल्स जो आपको दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड कर रहे हैं। अब हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं अपने चैप्टर का। एरो के साथ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट शो किए हुए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless acted upon by an unbalanced force। नेक्स्ट आपको इनर्शिया की डेफिनेशन दी गई है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इन डेफिनेशंस को ध्यान से लर्न कीजिए। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।